हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आपके लिए क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 9 विच इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं जो आपकी क्लास 8 साइंस में तो काम आएंगे ही आएंगे, उसके बाद क्लास 9th में, क्लास 10th में, 11th 12th में भी काम आते रहेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ चुका है कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी आगे की क्लासेज में आएगा। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें बेसिकली थोड़ी बहुत चीज़ें ही पढ़नी है, लेकिन उन्हें ध्यान से पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं चाहूँगा कि आप भी इस चैप्टर को तवज्जो दें, आप भी इस चैप्टर को इंपॉर्टेंस दें, अपनी नोटबुक निकाल लें और तैयार हो जाएं इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से और ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, लेकिन मैं हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई करके अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। सो आज के इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन की क्या ज़रूरत होती है और रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन मैं आपको समझा दूंगा। एंड मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। बेसिकली दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इन दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है उसके बारे में भी हम बात करें। होप आपने अपनी नोटबुक निकाल ली होगी और लिखने के लिए एकदम तैयार हो गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप हमारी वीडियोस देखें तो उन्हें लाइक जरूर कर दें और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमने अभी तक 8 साइंस की चैप्टर 1 2 3 4 5 8 11 और अभी हम 9th चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए गाइस, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें समझना है कि रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं कि रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितने भी हम अभी ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर देख रहे हैं, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म, आपने देखा होगा कि इससे पहले भी ऑर्गेनिज्म रहकर मर चुके हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज है वो आगे कंटिन्यू होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे दादा दादी के माता पिता और फिर उनके भी माता पिता, तो वो तो आज जिंदा है नहीं, लेकिन हम जिंदा हैं। ऐसे एक दिन हमारी डेथ हो जाएगी, लेकिन हमारे बच्चे जिंदा रहेंगे। तो आप एक चीज समझ रहे हैं कि एक जनरेशन बन रही है, एक पीढ़ी जो है वो चल रही है। वो पीढ़ी क्यों चल रही है, किस चीज़ की वजह से चल पा रही है? वो चल पा रही है रिप्रोडक्शन की वजह से। अभी आपको मेरी बात अगर थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गई है तो बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स, मैं इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि रिप्रोडक्शन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। ये एक ज़िंदगी की प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि हम खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं, जैसे कि डाइजेशन, बहुत सारी जो प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हो रही होती हैं। प्लांट्स की बॉडी में जैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, तो ये सभी लाइफ प्रोसेसेस के एग्जाम्पल हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस का एग्जाम्पल कौन सा है? रिप्रोडक्शन भी है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है विच इज असेंशियल, जो जरूरी है फॉर द कंटिन्यूएशन, कंटिन्यू करने के लिए स्पीसीज का कंटिन्यूएशन करने के लिए कौन सी प्रोसेस जरूरी है, कौन सी लाइफ प्रोसेस जरूरी है? रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो पीढ़ी, जो जनरेशन चल पाती है, एक ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर वो बच्चे बड़े होते हैं, फिर उनके भी बच्चे होते हैं। पुराने ऑर्गेनिज्म मरते जाते हैं, उम्र के साथ साथ जो बड़ा हो रहा है वो मरते जा रहा है और नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते जा रहा है। ये सभी हो पाता है पॉसिबल इस प्रोसेस की वजह से, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रिप्रोडक्शन एक्चुअल में क्यों ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, अभी हम थोड़ा रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं, इसकी जो एक्चुअल में मीनिंग होता है रिप्रोडक्शन का, हम इसमें देखने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन का क्या मीनिंग होता है। एक्चुअल में मीनिंग देखने वाले हैं, वर्ड से ही मीनिंग निकाल लेंगे। जो वर्ड है रिप्रोडक्शन, इससे ही इसका मीनिंग समझ लेंगे। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मैं वर्ड से ही उसका मीनिंग निकाल कर समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, रिप्रोडक्शन जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट होता है री, सेकंड होता है प्रोडक्शन। अब देखिए, जो री होता है, री का मतलब होता है दोबारा से, प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना, टू प्रोड्यूस, दोबारा से बनाना, किसी चीज़ को दोबारा से प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन है। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसी चीज़ को दोबारा से प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन है। अब यहाँ पर होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो रिप्रोडक्शन करता है।
एक ऑर्गेनिज्म दोबारा से अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बनाता है उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान से समझो, री मतलब दोबारा से, प्रोडक्शन मतलब बनाना। अब यहाँ पर देखो जो ये ऑर्गेनिज्म है ये क्या कर रहा है, अपने जैसा सिमिलर ऑर्गेनिज्म बना रहा है। आपने ये चीज़ तो पता होगी ना आपको कि जो बंदर होता है वो बंदर ही पैदा करता है, इंसान का बच्चा इंसान ही होता है, शेर का बच्चा शेर होता है, चीते का चीता होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं इस प्रोसेस के जरिए। कौन सी प्रोसेस के जरिए? रिप्रोडक्शन के जरिए। तो स्टूडेंट्स मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ क्योंकि ये पेन थोड़ा दिख नहीं रहे। तो यहाँ पर सिमिलर ऑर्गेनिज्म हमें मिल जा रहा है ड्यू टू रिप्रोडक्शन, और इसकी वजह से ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, इसकी वजह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन्स देखी जा रही हैं। एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, दूसरी के बाद तीसरी जनरेशन, तीसरी के बाद चौथी जनरेशन। तो आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी कि रिप्रोडक्शन अपने आप में बहुत ज़रूरी है और रिप्रोडक्शन का क्या मीनिंग है। सिंपल मीनिंग है, री मतलब दोबारा से, प्रोडक्शन मतलब बनाना, किसी चीज़ को दोबारा से बनाना। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म जो है वो दोबारा से अपने जैसा सिमिलर ऑर्गेनिज्म बनाएगा, उसे बोलेंगे रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से जनरेशंस बनती जा रही हैं, जनरेशंस बनती जा रही हैं। क्लियर? उसके बाद देख लेते हैं हम इसकी डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिख कर आनी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है कि ये जो मैंने पूरा समझाया है सिर्फ इस डेफिनेशन के लिए समझाया है, क्योंकि बच्चे इस डेफिनेशन को रट कर जाते हैं। मुझे पता है बहुत इजी डेफिनेशन है, समझना भी बहुत आसान है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा हर बच्चा स्ट्रॉन्ग बने साइंस में, हर बच्चा स्ट्रॉन्ग बने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में। सो स्टूडेंट्स पूरा ध्यान देकर जिन बच्चों ने इस चीज़ को समझा है मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखेंगे यस सर हमें ये सब चीज़ समझ आ चुकी है, एंड सर हम आपके बहुत बड़े फैन तो नहीं, बहुत बड़े स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप मेरे प्यारे स्टूडेंट हो। सो स्टूडेंट्स अभी हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन को अच्छी तरह समझ लेते हैं। रेड पेन निकाल लेते हैं। यहाँ पर इस डेफिनेशन को ध्यान से समझना, बहुत ही जो मैंने सब कुछ बताया उसको मैंने कुछ 4-5 लाइन्स में एक तरीके से कंप्रेस कर दिया है। ओके, तो देखो, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके ज़रिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक्स अ कॉपी बना लेता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसी कॉपी बना लेता है। ऑफ इटसेल्फ, कॉपी किसकी बनाएगा? अपने जैसी। इंसान किसकी कॉपी बनाएगा रिप्रोडक्शन में? अपनी। बंदर किसकी कॉपी बनाएगा रिप्रोडक्शन में? अपनी। प्लांट किसकी कॉपी बनाएगा रिप्रोडक्शन में? अपनी। मतलब जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है सेम उसी तरीके का ऑर्गेनिज्म होगा, सीधी सी बात है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। अगर अब भी क्लियर नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर अब भी क्लियर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सर हमें अब भी समझ नहीं आया, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और जिनको समझ आ चुका है वो कमेंट में लिखेंगे यस सर हमें समझ आ चुका है। और आपको एक छोटा सा मैं एक हल्का सा काम देता हूँ, बहुत ही छोटू सा काम। जो डेफिनेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको कमेंट सेक्शन में भर दो इसको कमेंट सेक्शन में कि ये जो डेफिनेशन है वो रिप्रोडक्शन की लिख दो। डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लिख दो, आपको तुरंत याद हो जाएगा। आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है ये समराइज हो जाएगा इस कमेंट को लिखने से। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे यहाँ से अच्छी तरह पढ़ते हैं, हमारी बातें मानते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमें 2 टाइप की रिप्रोडक्शन पढ़नी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत होगी उसे बोलेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें हमें 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एक ही पेरेंट रिप्रोड्यूस करेगा, उसे बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए गाइज अब हम आगे बढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। बेसिकली 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? मोड का मतलब होता है तरीका। रिप्रोडक्शन के बेसिकली 2 तरीके हैं या फिर 2 तरह की रिप्रोडक्शन पॉसिबल होती है। यहाँ पर सबसे पहले आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं उनको देख लेते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। स्टूडेंट्स अपना पूरा फोकस इस वीडियो के ऊपर बनाए रखें और आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, पॉइंट नंबर 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इट इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ 2 पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें मिनिमम 2 पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल पार्टनर की हमें ज़रूरत पड़ती है, यानी कि 2 पार्टनर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पर ध्यान से देखें, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, मिलन होता है। अब कौन कौन से मेल और फीमेल गैमेट होते हैं? मेल गैमेट का नाम होता है स्पर्म एंड फीमेल गैमेट का नाम होता है ओवम। स्पर्म एंड ओवम दोनों आपस में यूनाइट करते हैं, फ्यूज होते हैं। ठीक है, कहां पर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट। आई होप आपको क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए, यहाँ पर सेकंड पॉइंट से ही इंस्पायर्ड है। मैंने आपको बताया, मैंने नहीं बताया, आपको पता होगा,
जब कभी मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसका नाम होता है जाइगोट। तो यहाँ पर जो ये मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज हो जाएंगे तो जाइगोट बन जाएगा। सो जाइगोट इज फॉर्म्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद यहाँ पर चौथा पॉइंट है, ध्यान से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। यहाँ पर बताया जा रहा है इट इज़ अ स्लो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम लगता है। आपको अगर इंसानों का एग्जाम्पल देते हैं तो 8 से 9 महीने लग जाते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस होने में, ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम लगता है, ठीक है। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और हम कह सकते हैं इट इज़ अ स्लो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। स्लो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, याद रखनी है ये बात, आपके टीचर ने नहीं बताई होगी, मैं बता देता हूँ। स्लो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बहुत अच्छी बात है, एक बार इसको ध्यान से समझो। इट इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स की जरूरत होगी, दो पेरेंट्स मिलकर क्या करेंगे, फ्यूजन होगा वहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स का। मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से क्या बनता है बच्चे, जाइगोट बनता है। उसके बाद ये हमने बताया कि स्लो प्रोसेस है, और कहाँ कहाँ होगी इसके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। एनिमल्स में होगा, बर्ड्स में होगा, फिशेज़ में होगा, और कुछ हायर प्लांट्स में। हायर प्लांट्स ही लिखना है आपको, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। एनिमल्स, बर्ड, फिशेस, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जाएगी एनिमल, बर्ड, फिशेस और कुछ हायर प्लांट्स में। इसके बाद लिख दोगे ETC, एटसेट्रा, है ना, एटसेट्रा। वैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, एनिमल लिखा बस एटसेट्रा लिख दिया, छुट्टी ऐसे भी करते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपको ये पॉइंट समझ आ चुका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। माय डियर स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम, इट इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ सिंगल पेरेंट। इट इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल हमें एक ही पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अमीबा के केस में आपने देखा कि फिजन से वो डिवाइड करता है, अमीबा फिजन से डिवाइड करता है, तो वहाँ पर सिर्फ सिंगल अमीबा था, वही रिप्रोडक्शन कर रहा था। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, यहाँ पर जब इसमें एक ही पेरेंट की ज़रूरत होगी तो क्या यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट भी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। सो यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट्स। यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, यानी कि वो दोनों फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंगल पेरेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर थर्ड पॉइंट, मैंने यहाँ पर बताया कि मेल और फीमेल गैमेट नहीं होंगे तो जाइगोट कैसे बनेगा। सो जाइगोट इज नॉट फॉर्म्ड, जाइगोट डज नॉट फॉर्म इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पर चौथा पॉइंट देखिए, इट इज़ फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन का फास्टर मोड है। जैसे कि अमीबा के केस में हम लेते हैं, अमीबा बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड कर देता है। ईस्ट के केस में हम देख सकते हैं, ईस्ट बडिंग से डिवाइड करता है, तो बडिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, ठीक है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है में, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चे, ये एक फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जबकि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एक स्लोवर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। अब कुछ बच्चे से सोच रहे होंगे कि सर ने ना ये लाइन नहीं बताई, ये वाली कब बताएंगे सर, ये आपने क्यों छुड़वा दिया ये वाला। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो ये लाइन उन बच्चों के लिए है जो बच्चे थोड़ा सा सही चीज़ें समझना चाहते हैं, मतलब अपने चैप्टर से जिनको प्यार है, जिनको पढ़ाई से प्यार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखी जाएगी, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं देखी जाएगी। अब ये वेरिएशन क्या है, आपने ध्यान दिया होगा कि जो हम ह्यूमंस होते हैं उन सब की शक्ल एक जैसी नहीं होती ना, हमारी शक्लों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, इसी को बोला जाता है वेरिएशन। जैसे मान लो मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है या कम है, कोई और आ गया, उसकी शक्ल मेरे से नहीं मिलेगी, उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो मुझसे नहीं मिलेगा। होने को हम दोनों इंसान हैं, हम दोनों सेम स्पीसीज़ के हैं, लेकिन हमारे अंदर फिर भी कुछ डिफरेंसेस हैं, इनको बोलते हैं वेरिएशंस। सो ये वेरिएशंस किसकी वजह से आती हैं, ये वेरिएशंस आती हैं बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशंस पाई जाती हैं, वेरिएशन हो जाती हैं, या फिर वेरिएशन देखी जाती है। उसके बाद जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर कोई भी वेरिएशन नहीं देखी जाती, कोई भी वेरिएशन नहीं देखी जाती। अब वो क्यों नहीं देखी जाती और क्यों देखी जाती है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर आपको ये याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखी जाती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं देखी जाती। वेरिएशन क्या होता है, सेम स्पीसीज़ के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं बहुत सारे, हमारे अंदर जो हमारी आई का कलर है, हमारे हेयर का कलर है, थोड़ा अलग अलग है, सब एक जैसे नहीं है। हम कहते हैं ना हर कोई यूनिक है, तो वो यूनिक क्यों हो पा रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हाथ है इस चीज़ में। ओके, सो आपको ये पॉइंट एक बार पढ़ लेने हैं, अच्छी तरह समझ लेना है, कॉपी पर नोट कर लेना है। और हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल मैंने नहीं बताए,
लोअर ऑर्गेनिज्म में देखा जाएगा। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होंगे, लोअर ऑर्गेनिज्म में आता है बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना, एल्गी। ठीक है, बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना, एल्गी, बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना, एल्गी। और ईस्ट भी यहाँ पर लिख लेना बच्चे, ईस्ट भी काम आएगा। ईस्ट भी एसेक्सुअली डिवाइड करता है, हाइड्रा भी करता है, हाइड्रा भी लिख सकते हो, हाइड्रा, हाइड्रा। ठीक है, क्लियर, क्लियर हो। आई होप गाइज आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एक बार जो बच्चे लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, पॉज करके लिख सकते हैं, पॉज करके लिख लीजिए स्टूडेंट्स। लिख लिया? हाँ। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो यहीं तक का था, मैंने आपको चीज़ें समझा दी। अब आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली को थोड़ा थोड़ा ग्रो होते हुए आप भी देखें, आप भी इसमें अपना हाथ बढ़ाएं। आपको इस वीडियो को क्या करना है, अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है। और जो नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं उनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा और उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो, लास्ट तक बने हुए हो कुछ ना कुछ सीखने के लिए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या करना है, बस अपने 10 दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कर देना है, या फिर हमारे चैनल का लिंक भी अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इससे हमें ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। सो स्टूडेंट्स तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। जो एनिमल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनको बारीकी से समझने वाले हैं और आपको कुछ चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ, क्लियर कराने वाला हूँ। सो स्टूडेंट्स तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, हो सके तो घर पर रहना और परेशान मत होना, अच्छी तरह पढ़ाई करते रहना। टेक केयर, बाय।